जहां देश में एक तरफ एलपीजी को लेकर किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ अच्छी खबर भी आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए जहाज पहुंच रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए भी सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। युद्ध से जुड़े सभी बड़े अपडेट लेकर हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय, आलोक प्रियदर्शी और रोहन सिंह हाजिर है। सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये बताइए, एलपीजी सप्लाई को लेकर क्या है करंट अपडेट? देखिए, इन सारे हालात के बीच सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि रसोई गैस यानी एलपीजी के सिलेंडर की सप्लाई को सुचारू किया जा सके। हालांकि सरकार औपचारिक तौर पर स्वीकार कर रही है कि स्थिति सामान्य नहीं है, चिंताजनक बनी हुई है। फिर भी आम लोगों तक एलपीजी सुचारू तरीके से पहुंचाने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कमर्शियल एलपीजी, जो होटल रेस्टोरेंट में जो कमर्शियल एलपीजी ब्लू कलर वाले जो सिलेंडर जाते थे, उसकी सप्लाई पर सरकार ने जो शिकंजा कसा था, उस शिकंजे को धीरे धीरे ढीला करना शुरू कर दिया है, यानी राहत देना शुरू कर दिया। हो सकता है कुछ एक होटल जो एलपीजी नहीं होने की वजह से खाना बनाना बंद कर दिए थे, आपको रेस्टोरेंट की सुविधा नहीं मिल रही थी, हो सकता है वहां पर रेस्टोरेंट की सुविधा मिलनी शुरू हो जाए। लेकिन किन किन को सुविधा दी जाएगी, राज्य सरकारें तय करेगी। सरकार ने फिर से दोहराया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसा नहीं है कि एलपीजी नहीं है, सभी के पास एलपीजी पर्याप्त संख्या में है। सरकार एक और चीज कह रही है, वो कह रही है कि जिनके पास आसपास पीएनजी का कनेक्शन है, सुविधा है, तो एलपीजी को छोड़ करके पीएनजी की तरफ शिफ्ट करें। इसके लिए सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है। अलग अलग कंपनियां ऑफर भी लेकर के आई हैं। मिसाल के तौर पर आईजीएल कह रहा है कि 31 मार्च तक जो नए कनेक्शन लेंगे, घरेलू उपभोक्ता पीएनजी के कनेक्शन लेंगे, उनको 500 रुपए तक की गैस मुफ्त दी जाएगी। महानगर गैस लिमिटेड का ऑफर यह है कि घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं को 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ कर दिया जाएगा। कमर्शियल जो कस्टमर है, उनके 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट माफ कर दिया जाएगा। गेल कह रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 500 रुपए तक की गैस मुफ्त दी जाएगी। ये सारे ऑफर इसलिए किए जा रहे हैं कि लोग एलपीजी छोड़ करके पीएनजी की तरफ जाएं। क्योंकि पीएनजी सीएनजी की सप्लाई 100% है, उसमें कहीं कोई किल्लत नहीं हो पा रही है। और सरकार ये भी अपील कर रही है बार बार कि जिनको एलपीजी सिलेंडर करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना जाएं, ऑनलाइन बुकिंग करें। ऑनलाइन बुकिंग करने से क्या हुआ कि उसकी ट्रैकिंग की जा सकेगी और बगैर कालाबाजारी के उनके घर तक ऑनलाइन सिलेंडर की सप्लाई वहां पे की जा सकेगी। और सरकार की अपील के बाद ऐसा हुआ भी है। 13 मार्च को जहां ऑनलाइन बुकिंग 84% हुआ करती थी, वो 15 मार्च को बढ़कर के 90% तक हो गई है। तो इस पूरी रणनीति यह है कि एलपीजी स्थिति चिंताजनक भले ही हो, लेकिन लोगों तक इसकी आंच ना पहुंचे, इसके लिए तरह तरह के चौतरफा कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे कालाबाजारी रोकने को लेकर के हो या फिर एलपीजी की सप्लाई दुरुस्त करने को लेकर हो। बिल्कुल लक्ष्मण जी, और साथ ही ये भी बता दीजिए कि डिप्लोमेटिक मोर्चे पर आखिर क्या अपडेट आ रहा है, सरकार क्या एक्शन ले रही है इस पूरे चित्र पर? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि एलपीजी की सप्लाई के लिए टैंकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, तो भारत में कैसे पहुंच रहे हैं? तो यहाँ पे सरकार ने साफ किया है कि कुल 24 टैंकर जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ थे या पश्चिमी हिस्से में थे। उसमें से 2 टैंकर जो हैं, जिनका नाम भी सरकार ने दिया है, वो शिवालिक और नंदा, दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं। 14 मार्च को दोनों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं। दोनों पर एलपीजी के टैंकर लदे हुए थे और इसमें से एक जो है आज अब से कुछ ही देर बाद शिवालिक जो है भारत पोर्ट पर पहुंच जाएगा। पहुंचने के साथ ही तुरंत रिफाइनर तक पहुंच जाए, इसके भी इंतजाम किए जा चुके हैं। पहुंचने से पहले ही कागजी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। दूसरा जो जहाज है नंदा, वो कल भारत पहुंचेगा। वो भी तुरंत पहुंचने के साथ ही उसके एलपीजी जो है कंपनियों तक पहुंच जाए, इसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकी की जो 22 जहाज वहां पड़े हुए हैं, 22 जहाज की वास्तविक स्थिति क्या है, कब तक भारत आएगी, सरकार खुल करके इस पर कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन संकेत है, शायद पिछले दरवाजे से यहाँ पे बातचीत चल रही है कि बाकी जहाज को भी आने का यहाँ पे इंतजाम किया जा सके। दूसरा एक और मुद्दा उठा। एक मुद्दा ये उठा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सारी दुनिया के देशों से अपील किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने अपने शिप भेजे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सके। क्या भारत उसमें शामिल होगा? तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि दुनिया में इसको लेकर चर्चा काफी चल रही है, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत भारत ने अभी किसी से नहीं किया है। यानी ट्रंप से इस मुद्दे पर भारत की कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। एक और मुद्दा ये चल रहा है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनका क्या। और तो इसमें एक चीज है कि 550 भारतीय उन इलाकों में फंसे हुए थे, ईरान में थे, जो आर्मेनिया के रास्ते भारत आ रहे हैं। उनमें से कुछ आ भी चुके हैं और दुबई में जो लोग फंसे उनके लिए भी राहत की खबर। उस पूरे क्षेत्र से एयरलाइंस का आवागमन सीमित मात्रा में ही सही शुरू हो चुका है। वहां से भी काफी संख्या में लोग आने जाने लगे हैं और आज के आज भारत में इन क्षेत्रों से करीब 45 एयरलाइंस भारत पहुंचने वाले हैं। स्थिति चिंताजनक है, काबू में है, लेकिन सीमित संख्या में कुछ राहत के संकेत जरूर मिल रहे हैं।
जी बिल्कुल, और साथ ही इस पूरे युद्ध के चलते एक्सपोर्टर्स जो है उनको भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको राहत देने के लिए सरकार जल्द ही एक राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन इसमें देरी हो सकती है। इस पर हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए एक्सपोर्टर्स को राहत पैकेज को लेकर क्या खबर है और भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर क्या आखिर अपडेट क्या है पूरी? सबसे पहले मैं बताऊं कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको खासतौर से जब से ये वेस्ट एशिया में संकट शुरू हुआ है, मिडिल ईस्ट में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार लगातार इस बारे में विचार कर रही है। डीजीएफटी की कमेटी तमाम इश्यूज को देख रही है और जो वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इसी हफ्ते एक्सपोर्टरों के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जैसे ही मंजूरी मिलती है उसी तरीके से जल्द उसका ऐलान किया जाएगा और संभवतः इसी हफ्ते में इसका ऐलान कर दिया जाएगा, ताकि एक्सपोर्टरों को जो अलग अलग जगहों पर माल भेजने में, कंसाइनमेंट भेजने में दिक्कत हो रही है, लॉजिस्टिक इश्यूज हो रहे हैं, उन सब से उनको राहत दिलाई जा सके। दूसरी बात जो वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि चूंकि हमारी यूएस के साथ जो ट्रेड डील को लेकर तैयारी पूरी थी, इसी मार्च में साइनिंग होना था, लेकिन जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो उसने आदेश दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, उसको लेकर अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नए सिरे से जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको तैयार कर रहा है और ये अलग अलग देशों के साथ एक ग्लोबल टैरिफ स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी चल रही है। लिहाजा इसमें देर लग रही है और जैसे ही यूएस की तरफ से ये ग्लोबल टैरिफ स्ट्रक्चर जिसे कहा जा रहा है वो तैयार होगा, वैसे ही यूएस के साथ भारत की डील साइन हो जाएगी। लेकिन जो 18% जो डील जिस पर भारत तैयारी हुआ था, क्या वो वही 18% रहेगा? इस पर राजेश अग्रवाल ने कहा कि जब बाकी देशों के साथ जब डील होगी तो जाहिर सी बात है इस पे जो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भारत को मिलेगा और ये 18% घट भी सकती है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है कि 18% घट भी सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और साथ ही साथ बाकी देशों के साथ जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो भी जरूर मिलेगा, ऐसा वाणिज्य सचिव की तरफ से आश्वासन दिया गया है। चलिए, तो एक्सपोर्टर्स को जल्द जो है वो राहत पैकेज मिल सकता है और इस वेस्ट एशिया संकट का असर अब एविएशन सेक्टर पर जारी है। ड्रोन हमले के बाद कुछ समय के लिए बंद होने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर उड़ानें धीरे धीरे बहाल हो रही है। वहीं सरकार ने आज संसद को बताया कि संकट की वजह से भारतीय एयरलाइंस ने अब तक 4,335 उड़ानें रद्द की है। चलते हैं रोहन के पास। रोहन, बताइए वेस्ट एशिया संकट का एविएशन सेक्टर पर किस तरह का असर दिख रहा है? जी, जब से ये संकट शुरू हुआ है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस तरह का ये चौथा हमला है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ड्रोन अटैक होता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिससे कि एक फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और करीब 7 घंटे तक जो यूएई का सिविल डिफेंस है वो इस आग पर काबू करने की कोशिश करता है और इस दौरान जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो जो है रद्द कर दी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स जो इनबाउंड थी एयरपोर्ट के लिए वो उस दौरान सर्किल करती रहती हैं जब तक कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही होती है और उसके बाद ही वो लैंड करती हैं। और उसके बाद भी जो ऑपरेशंस हैं 7 घंटों तक पूरी तरह से जो है रद्द रहता है। लेकिन अब जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये घोषणा की है कि अब ग्रेजुअली वो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं कुछ लिमिटेड डेस्टिनेशंस के लिए। एमिरेट्स ने भी घोषणा की है कि वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं जो है दोबारा से बहाल करेगा ग्रेजुअल तरीके से। हालांकि जो भारतीय एयरलाइन है एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस, उन्होंने कहा है कि आज वो पूरे दिन के लिए जो ऑपरेशंस है दुबई के लिए वो पूरी तरह से अब आज भी बंद रहेंगे। और सिर्फ दुबई ही नहीं, जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं आसपास के रासल खैमा, शारजा, अबू धाबी, वो भी फिलहाल जो है वहां पे भी ऑपरेशन या तो काफी सीमित कर दिए गए हैं या पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने आज राज्यसभा को बताया कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है तब से 4,335 भारतीय एयरलाइंस की जो उड़ानें हैं वो कैंसिल हुई हैं इस संकट की वजह से। और साथ ही जो भारत से ऑपरेट करने वाली मिडिल ईस्ट के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स हैं वो करीब 1100 से ज़्यादा कैंसिल की गई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इस संकट जब से शुरू हुआ है तब से 2,19,000 के करीब ऐसे यात्री हैं जो मिडिल ईस्ट से जिन्होंने ट्रैवल किया है इस संकट के दौरान भी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो भारत सरकार की प्रायोरिटी है वो है सुरक्षा, उड़ानों की सुरक्षा, और इसलिए जब तक ये संकट पूरी तरह से हल नहीं हो जाता है तब तक जो पूरी तरह से जो फ्लाइट्स हैं, ऑपरेशंस हैं वो पूरी तरह से बहाल नहीं होंगे। जी बिल्कुल रोहन, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।
हॉर्मूज की सिक्योरिटी प्लान पर राष्ट्रपति ट्रंप फंस गए हैं। आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में चर्चा। हॉर्मूज पर अकेले पड़े ट्रंप, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। अब आपको बता दें, एलपीजी की किल्लत को देखते हुए साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। लोगों को गैस सिलेंडर की बुकिंग, केवाईसी और कनेक्शन काटने की धमकी देकर स्कैम कर रहे हैं। कैसे हो रही है एलपीजी के नाम पर ठगी और कैसे रहे ऐसे ठगों से सावधान, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। वेस्ट एशिया में वार के चलते एलपीजी गैस की सप्लाई में रुकावट आई है। लोगों ने गैस एजेंसीज के सामने लाइन लगाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन इस बीच साइबर ठग भी एलपीजी गैस के नाम पर सक्रिय हो गए हैं। लोगों को फोन किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि अगर आपने अब तक बुकिंग नहीं कराई है तो आप तुरंत बुक करा लीजिए, नहीं तो आपको गैस नहीं मिलेगी। हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, जैसे ही आप उसको लिंक को क्लिक करेंगे आपके साथ स्कैम हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके आपसे कहा जा रहा है कि आपका केवाईसी पूरा नहीं है, आप पहले केवाईसी पूरा कराइए, उसके बाद ही आपको सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। जैसे ही आप ये करते हैं आपके साथ स्कैम हो जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं जिनको कि साइबर ठग अपना रहे हैं। पीएनजी गैस को लेकर के आपको धमकी दी जा रही है कि आपका बिल नहीं भरा गया है, या आपका केवाईसी पूरा नहीं है, या आपका कनेक्शन अवैध है, तो उसके नाम पर भी फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। और एक और तरीका है जिसमें कि कहते हैं कि मैं आपका गैस एजेंसी से बोल रहा हूं, आपका एजेंट हूं, आपको डिलीवरी करनी है, आप मुझे ओटीपी दे दीजिए। तो जैसे ही आप उसको ओटीपी देंगे आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो ये सारे तरीके जो स्कैमर्स हैं वो अपना रहे हैं। दिल्ली पुलिस और भारत सरकार ने इसको लेकर भी एडवाइजरी ऑलरेडी जारी कर दी है। तो आप कहीं भी ब्लैक या सस्ते एलपीजी गैस सिलेंडर के झांसे में ना आए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। जो आप ओरिजिनल लिंक्स हैं, जो ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं या ओरिजिनल नंबर है, उनके ऊपर ही भरोसा रखिए। आपकी सावधानी आपको एलपीजी के नाम से ठगे जाने से बचा सकती है। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज। तो देश में रसोई गैस के संकट के चलते गाय के गोबर से बने उपले की डिमांड शहरों में बढ़ गई है। अहमदाबाद के आसपास ढाबे और रेस्टोरेंट में किचन गैस के बदले कोयला और उपले से चल रहा है। देखिए केतन जोशी की यह रिपोर्ट। अहमदाबाद शहर के आसपास ढाबे और रेस्टोरेंट पर अब कोयले की भट्टी और उपलों से चल रहा किचन दिखने लगा है। पिछले सप्ताह एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बाद उपले भी एक विकल्प बन गए हैं। अब ज्यादा पैसे देने पर भी कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये गौस्टिक की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमने अभी 34 इतने अलग अलग धार्मिक संस्थानों में ये गौस्टिक पहुंचाई है। और शहर के अदर्स जो कॉमर्शियल एकम जो इसका लकड़ी का यूज करते हैं वो लोगों ने भी ये लेने के बारे में इंक्वायरी किया है, लेकिन जो स्टिक की हमारी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से अभी हमने धार्मिक संस्थानों को ये फ्री में दिया है। अहमदाबाद शहर के आसपास नारोल, खादिया, नरोड़ा, राजकोट हाईवे जैसे इलाके में करीब 900 से ज्यादा ढाबों और रेस्टोरेंट्स में कोयला और उपले का इस्तेमाल होने लगा है। अहमदाबाद नगर निगम के पास बेघर पशुओं के गोबर से उपले और स्टिक बनाने वाला प्लांट है। इसका इस्तेमाल एनजीओज के माध्यम से किया जाता है, लेकिन यहाँ भी होटल रेस्टोरेंट से उपलों की डिमांड आने लगी है। हम सब यहाँ भूत कदेड़ी श्री बाला हनुमान मंदिर पर 40 साल से खाना खिलाते आए हैं, लेकिन फिलहाल अभी गैस की कमी होने की वजह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गोबर गैस का स्टिक और जो दी है छान, उससे हम बना के लोगों को खिलाते हैं। उनका बहुत बहुत आभार है और जब तक ये मिलता रहेगा हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। गैस न मिलने पर अहमदाबाद में दर्जनों छोटे मोटे रेस्टोरेंट बंद भी हो चुके हैं। अगर किल्लत ऐसे ही रही तो अहमदाबाद शहर के आसपास समस्या और बढ़ेगी। गैस संकट की इस घड़ी में ये गोबर से बने उपले और स्टिक ही कई सारी एनजीओ और चाय के ठेले वालों के लिए आशीर्वाद का काम कर रहा है। इससे एक ही संदेश मिलता है कि पारंपरिक ऊर्जा का अन्य कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। केतन जोशी, अहमदाबाद। आखिर देश में एलपीजी संकट की हकीकत क्या है, असल में कितनी दिक्कत है और ये दिक्कत कैसे और कब तक दूर हो सकती है? डिटेल जानकारी के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। एलपीजी संकट खत्म होगी दिक्कत, शाम 5:57 पर। कच्चे तेल की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी से पैकेजिंग इंडस्ट्री भी परेशान है। रॉ मटेरियल की लागत में करीब 50 से 60% की बढ़ोतरी से पैकेजिंग मटेरियल महंगा हो गया है। इससे कंपनियों की प्रोडक्ट पैकेजिंग कॉस्ट भी करीब 15 से 20% बढ़नी तय है।
वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियों के सामने रॉ मटेरियल का संकट खड़ा हो गया है। बबल रैप और ईपीसी फोम बनाने वाली नोएडा की एक कंपनी का कहना है कि प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स की कीमतें पिछले 10 दिन में 95-100 रुपए प्रति किलो से बढ़कर सीधे 160 से 170 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे कारोबार पर प्रभाव पड़ रहा है। पिछले 10-12 दिनों में रॉ मटेरियल के प्राइसेस लगभग 40 से 50% बढ़ गए हैं और माल की अवेलेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि सिर्फ पैकेजिंग पे असर नहीं रहेगा, उसका असर मैन्युफैक्चरिंग पे भी जाएगा, उसका असर ई कॉमर्स पे भी जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी आएगा, अप्लायंस इंडस्ट्रीज पे भी आएगा। पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल से लेकर ओईएम्स और व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनियां बड़े पैमाने पर करती हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स कारोबार में पैकेजिंग का अहम रोल है। इससे ग्राहकों तक सेफ डिलीवरी संभव हो पाती है। अब पैकेजिंग मटेरियल के महंगा होने से प्रोडक्ट की लागत बढ़ रही है। बर्थडे पार्टीज के सप्लाईज बनाते हैं और रोज के हमारे 150 से 200 ऑर्डर जाते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत सारा बबल, प्लास्टिक के बैग्स सब यूज करना पड़ता है। अब जब से ये क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम चली है, पैसे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है पैकेजिंग में एंड हम लोगों के प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते चले जा रहे हैं। देश की पैकेजिंग इंडस्ट्री इस वक्त 100 से 105 बिलियन डॉलर की है, जिसके 2030 तक करीब 170 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। प्रोडक्ट पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इस तरह का बबल रैप ये प्लास्टिक ग्रेनुअल से बनाया जाता है, जो कि सीधे रिफाइनरीज से आता है। यानी पैकेजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं क्रूड यानी कच्चे तेल का बाय प्रोडक्ट होता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, शॉर्टेज भी है। ऐसे में इसका सीधा असर पैकेजिंग इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, नोएडा। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। यूएस ईरान का घमासान बाजार को और लहूलुहान कर सकता है। सिटी और नोमुरा ने निफ्टी के टारगेट कम कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर क्रूड की कीमतें ऊंची रही तो ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट में असर पड़ना तय है। पूरी डिटेल बता रही है मेरी सहयोगी नुपुर। बिल्कुल, सिटी और नोमुरा दोनों ने ही निफ्टी के टारगेट्स में कटौती की और बड़ी कट यहां पे आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी के साथ सिटी के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे निफ्टी दिसंबर 2026 का जो लक्ष्य था उनका 28,500 का, उसे घटा के 27,000 कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही अपनी रिपोर्ट में, जहां पे उनका कहना है कि 2027 की जो कमाई पर असर होगा उसकी वजह से वैल्यूएशन डाउनड्रिफ्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। पहले 20 का अनुमान था, अब वो सीधा 19 का कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि अगर अगले 3 महीने में कच्चे तेल के भाव ऊपरी लेवल पर रहे तो FY27 में ग्रोथ पर इंपैक्ट दिखेगा। 20 से 30 बेसिस पॉइंट का डाउनसाइड रिस्क यहां पर देखने को मिल सकता है। 2027 में जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन की रेट है, उस पर भी 50 से 75 बेसिस पॉइंट का अपसाइड रिस्क फिलहाल सिटी को यहां से नजर आता है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 0.1% का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो $25 बिलियन का अपसाइड रिस्क यहां से सिटी को नजर आता है। स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी यहां पे रिपोर्ट में इंडिकेट किया है सिटी ने। कच्चे तेल, गैस की बढ़ती कीमतें और सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई के इश्यूज है, उसके बाद ऑटो सेक्टर को ओवरवेट से अब न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है। इनफैक्ट जो टॉप पिक की लिस्ट है उसमें से M&M और टॉप मिड कैप की लिस्ट में से MGL दोनों ही स्टॉक को सिटी ने बाहर कर दिया है। सेक्टर्स पर ओवरवेट है, ओवरवेट की कैटेगरी में बैंक, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और डिफेंस जैसे आपको सेक्टर्स नजर आएंगे और अंडरवेट में IT सर्विसेज, मेटल्स और कंज्यूमर स्टेपल जैसे कुछ काउंटर्स हैं। नोमुरा, अगर इसकी रिपोर्ट देखें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने दिसंबर 2026 के लिए अपने निफ्टी का लक्ष्य घटा के 24,900 का कर दिया, जो कि पहले 29,300 का था। निफ्टी में जो हमने लगातार गिरावट देखी है और नियर टर्म में नोमुरा का मानना है कि 5% से ज्यादा की गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में गिरावट ज्यादा रहेगी। अर्निंग्स एस्टिमेट में भी कटौती की गई है, 7.5% की कट यहाँ पर नोमुरा ने लिया है।
पी मल्टीपल्स में कटौती की है और इनफैक्ट उनका भी यही कहना है कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहे तो FY27 के अर्निंग्स 10 से 15% तक घट सकते हैं। 5% से ज़्यादा की अगर गिरावट रही लंबी अवधि तक तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के पास एक मौका हो इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद फिलहाल उनका यही कहना है कि वैल्यूएशन ड्रिवन स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स फोकस करें, ना कि नरेटिव्स पर। इस माहौल में जो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं करेक्शन के दौरान, उसकी लिस्ट में आपको नजर आएंगे यूटिलिटीज, कोल कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसर्स, हेल्थ केयर, फार्मा। हालांकि नोमुरा कंज्यूमर स्टेपल्स पर भी पॉजिटिव है, साथ ही साथ टेलीकॉम। अब आपको बता दें, थोक महंगाई में बढ़ोतरी जारी है। लगातार चौथे महीने थोक महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.13% हो गई है। थोक महंगाई दर बढ़कर अब करीब 11 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। थोक महंगाई में बढ़ोतरी खास तौर पर खाद्य और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में उछाल के कारण आई है। वहीं फ्यूल एंड पावर, आलू की WPI में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें, 98 ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान हो गया है। इस बार ऑस्कर में लियोनार्डो डिकैप्रियो की वन बैटल आफ्टर अनदर का दबदबा देखने को मिला। वन बैटल आफ्टर अनदर में बेस्ट फिल्म समेत कुल 6 अवार्ड अपने नाम किए हैं, जबकि रियान कुगलर की सिनर्स को 4 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। जॉर्डन ने सिनर्स में जुड़वा बच्चों का किरदार निभाया था और जेसी बेकली को हैमनेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड पाने वाली वो पहली आयरिश एक्ट्रेस बन गई है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।